Good morning students, welcome to the Commerce House once again। आइए आज अपना लेक्चर नंबर 12 है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए एक आपसे सूचना भी शेयर करना है कि दी कॉमर्स हाउस 24/8/2020 से 6 बजे से 8 बजे तक जूम पे ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर रही है। जो व्यक्ति आप में से रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मंडे, अपकमिंग मंडे 24/8/2020 से बैचेज स्टार्ट होंगे। 6 to 7 में 12th के लिए और 7 to 8 में 11th के लिए होंगे। चलिए आइए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके बुक्स का है, वो देखते हैं एक बार। इलिस्ट्रेशन नंबर 14 भी है जिसका कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। डीके गोयल का बुक का एग्जाम्पल नंबर 14 बी। आइए इसको रीड करते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो सामने रख के आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन balances in the books of Rahul, a computer dealer, on 1st April 2017। एक राहुल जी हैं जिनके बुक्स में आपको 1 अप्रैल 2017 को ये सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसके बारे में बोल रहा है। तो क्या क्या बैलेंसेस है वो है आपका कैश है 500 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है 1000 का, डेटर्स है 7000 का और बिल्डिंग है 6500 का, कंप्यूटर है 3500 का। On the same day, he sold a computer the book value which was 2000 for rupees 1950। चलिए तो सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको कैश का। कैश है आपका 500। अब कैश का बैलेंस डेबिट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट का भी बैलेंस दिया हुआ है। ये लोन होता है तो ये लोन होगा तो आपका इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। डेटर्स दिया हुआ है आपको, डेटर्स दिए हुए हैं आपके 7000। चलिए 7000 डेटर्स है तो इसका भी बैलेंस होगा डेबिट। बिल्डिंग है आपके पास 6500 का, ये भी आपका डेबिट बैलेंस। ये सारे जो भी एसेट्स होते हैं, एक बार और कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करा देते हैं। जितने भी एसेट्स होते हैं उनका बैलेंसेज होता है डेबिट, और जितने भी लाइबिलिटी होते हैं उनका बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, तो आपके पास कैश एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी होता है तो क्रेडिट बैलेंस, डेटर्स आपका ऐसा पैसा है जो आपने सामान उधार बेचा हुआ है उससे रिकवर होगा, उसका डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग आपका एसेट्स है, डेबिट बैलेंस। चलिए कंप्यूटर भी आपको दिया हुआ है, स्टॉक है, कंप्यूटर में ही ये डीलिंग कर रहा है तो कंप्यूटर इसके लिए क्या है? स्टॉक है। तो कंप्यूटर जो भी इसका स्टॉक है वो भी दिया हुआ है 3500, तो ये भी होगा डेबिट बैलेंस। अब जितने भी डेबिट बैलेंसेस है उनको ऊपर डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और जो भी क्रेडिट बैलेंसेस है वो आपको नीचे जाएगा। आइए आंसर में देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 500, डेटर्स 7000, बिल्डिंग 6500, स्टॉक है जो कंप्यूटर के रूप में है तो 3500, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका दिया हुआ है 1000, वो हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आपने सम किया, इसमें कैपिटल का फिगर नहीं दिया हुआ है तो जो भी इधर का समेशन होगा और ये 1000 आप माइनस करोगे तो बैलेंस जो बचेगा 16500, ये कैपिटल का बैलेंस होगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया हुआ नहीं है। और लगे हाथ एक छोटा सा ट्रांजेक्शन आपसे करवा ले रहा है, उस ट्रांजेक्शन को देखिए आप। ये 2000 रुपये का सामान 1950 रुपये में आपने बेच दिया, तो उसी टाइम आपने बेच दिया तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट का हम एंट्री नहीं करते हैं। आंसर आपके पास आ जाएगा 1950 रुपये। क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपका प्रीवियस एग्जाम्पल पे ही बेस्ड था। आइए
अभी सम स्पेशल एंट्री के बारे में हम थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या बातें आती है। तो सम स्पेशल एंट्री जो दिया हुआ है तो एक बार देखते हैं। चलिए, पहला सम स्पेशल एंट्री में है हमारे पास, वो है बैड डेट्स रिकवर्ड। देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि पहला स्टेप क्या होगा, सेल होगा, वो भी सेल आपका कैसा, क्रेडिट में। तो सेल्स का जब एंट्री होगा, मान लेते हैं मोहन को ही सेल किया गया है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसको सेल्स किया हमने, मान लेते हैं 10,000 का, तो ये तो सेल का एंट्री हो गया। अब पिछले लेक्चर में भी आपको डिस्कस हुआ था कि जब तक बैड डेट्स कब तक नहीं होगा, जब तक क्रेडिट सेल नहीं होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैड डेट्स के बारे में। चलिए, तो बैड डेट्स का भी कॉन्सेप्ट फिर से एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज रिकवर्ड को पढ़ना है अपने आप को। तो बैड डेट्स में क्या होगा कि हमारा कुछ पैसा डूब गया, कुछ पैसा मिला, हम भी मान के चलते हैं कि सारा का सारा पैसा मेरा डूब गया, तो हम क्या एंट्री कर रहे थे, बैड डेट्स डेबिट टू मोहन, मतलब मेरा सारा का सारा पैसा डूब गया। अब ऐसा भी हो सकता है, अब जैसे ही डूबा ये, मोहन का अकाउंट्स भी क्लोज हो गया, और जो आपने सेल्स के रूप में इनकम जो जनरेट किया था वो बैड डेट्स के रूप में आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अब रहा बात, कुछ भी टाइम के बाद अगर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मोहन का जमीर जाग जाए और वो बोलता है नहीं, इस बंदे का पैसा मैंने रखा हुआ था, आके हम वापस कर देते हैं। तो क्या मान लेते हैं, लेटेस्ट सपोज 2 साल, 1 साल, 5 साल, जब भी 2 इयर्स के बाद उसका जमीर जागता है और आता है आपके पास, बोलता है सर देखिए आपका उधारी था मेरे ऊपर, मैं चुकाना चाहता हूँ, तो क्या आप ऐसा कहोगे, नहीं मैंने तो आपको बैड डेट्स कर दिया हुआ था, सारा का सारा राइट ऑफ कर दिया हुआ था, अब हम दोबारा से उस पैसे को हम नहीं लेंगे? क्या ऐसा होगा? अगर प्रूडेंस बिजनेसमैन है, अगर आपके पास पैसा आ रहा है जो कि आपका जेन्युइन पैसा है, आपने उसको सामान दिया हुआ था, भले ही उसने डुबा दिया था, तो जैसे ही वो पैसा आएगा वापस से तो आप लोग अगर लेते हैं तो क्या एंट्री बनेगा, उसके बारे में बोल रहा है। तो उसी को बोलते हैं, अगर ये डूबा हुआ पैसा ऑलरेडी जिसको आपने डुबा दिया है, आपने ये मान लिया था कि ये डूब गया है, वो पैसा आपके पास आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट्स खोलेंगे और उसके लिए हम एंट्री करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले बात, कैश आएगा, या अगर चेक से आएगा तो बैंक आएगा, डेबिट। ठीक है, और क्या क्रिएट करेंगे, एक नया लेजर अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो 10,000 आ गया तो 10,000 कर दे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम रीड भी कर देते हैं। सम टाइम इट सो हैपेंस दैट द बैड डेट्स प्रीवियसली रिटेन ऑफ, ऐसा बैड डेट्स जो पीछे आपने राइट ऑफ कर चुका है, रिटेन ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, बाद में चल के वो रिकवर्ड हो जा रहा है। इन सच ए केस द फॉलोइंग एंट्री इज पास, कैश अकाउंट डेबिट टू bad debts recovered account. Here should be taken into personal account of the debtor should not be credited because debtors account must have been credited while passing the entry of bad debts. ठीक है, तो हम उस टाइम फिर से उसका मोहन का अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसको कर देंगे क्रेडिट तो फिर उसकी हमको सीआर बैलेंसेस खड़े हो जाएंगे। तो होप सो आपको बैड डेट्स रिकवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और मैंने आपको इसका एंट्री भी करके दिखा दिया, तो दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए जी, क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को हम गेन करते हैं। देखिए जी, मान लेते हैं आपने घर किराए पर लिया हुआ है बिजनेस के लिए, और उसका रेंट आप पे करते हो। ठीक है, तो अब हम रेंट पे करेंगे, तो जब रेंट पे करेंगे, रेंट अगर हम पेड करेंगे, मान लेते हैं हर महीना में 10-10 हज़ार पे कर रहे हैं, तो हम खर्चे लिख रहे हैं। लेकिन क्या आपने किसी महीने का अगर रेंट पे नहीं किया तो क्या वो खर्चा है या नहीं है? खर्चा तो है, बट अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है। अभी आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों जनरेट होता है, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन होता है वो होता है एक्रूवल सिस्टम पे। अब एक्रूवल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्रूवल सिस्टम जो है वो ये कहता है कि कोई भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर जो उस पीरियड का है, उसको उसी पीरियड में लिखना है, भले ही उसका भुगतान हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, चलिए, तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो एक हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, वो है आपका
ऐसे करके मान लेते हैं आपका कोई भी ईयर है 1/4/2020 को स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 31/3/2021 को। ठीक है, अब आपने तय किया है कि आपका जो रेंट है वो 10,000 पर मंथ है। क्लियर? तो 10,000 अगर पर मंथ आपका रेंट है तो उसको पे करना है हर महीने में आपको। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं नोट करके आपको बता देता हूँ। चलिए, तो अगर हमारा 10,000 का महीना है रेंट का, तो 10,000 पर मंथ इंटू 12, हाउ मच? मेरा जो किराया होगा वो 1,20,000 होगा। ठीक है, 1,20,000 किराया होगा। अब इसमें से हो सकता है कि हमने 1,10,000 का पेमेंट कर दिया होगा और 10,000 बाकी होगा। अब एक्रूअल सिस्टम के हिसाब से खर्चे हमको 1,20,000 डालने हैं, तो जो आपने पेमेंट कर दिया है उसका तो करोगे आप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन जो आपका पेमेंट रह गया, आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, उन खर्चों को आप एक लेजर खोलेंगे और वो करेंगे, हम उसका नाम रखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब रेंट होगा तो रेंट लिखेंगे, अगर सैलरी होगा तो सैलरी लिखेंगे। तो उसका एंट्री हमको डिस्कस करने का यहाँ पे जरूरत है। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, वो देखिए, वो होगा एक ऐसे करके आएगा, रेंट काउंट डेबिट, मान लेते हैं मार्च महीने का रेंट बाकी रह गया, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आप एक बार रीड कर लीजिए। इट इज क्वाइट कॉमन फॉर द बिजनेस enterprises to be left with some expenses which are yet to be paid at the end of the accounting year due to one reason or the other. Such expenses are termed as outstanding expenses. These are the expenses which should have been paid during the current year but which have not been paid. For example, if an employee is paid salary of rupees 1,000 per month, and if the during the year only 11th month salary amounting 11,000 has been paid to him, 1,000 for 1 month will be outstanding salary. The entry will be salary account debit to outstanding salary. ठीक है, outstanding salary is liability. अब ये जो है outstanding वर्ड जो हो गया, ये हो गया अब liability। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि जो भी एक्सपेंडिचर होता है आपका, मान लीजिए रेंट ही है, अगर इसका अकाउंट हम क्लासिफाई करें तो ये है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीन अकाउंट होते हैं, उसमें से है ये नॉमिनल अकाउंट। जैसे ही इस रेंट के आगे या पीछे आउटस्टैंडिंग वर्ड आपने जोड़ा, ये हो गया बन के पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल आप लगा सकते हैं। देखिए, इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट कर लीजिए, हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन हो कि आपका ये जो एक्सपेंसेस है अभी बकाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एडवांस में भी पे कर दिया होगा। मान लेते हैं 12 महीने का रेंट की जगह आपने 13 महीने का रेंट पे कर दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम ही है, पहले ही पे कर दिया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम रेंट को क्रेडिट कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आपके पास। अगर होगा तो ही ऐसा बात होगा। ठीक है, तो अपने सामने दो कॉन्सेप्ट निकल के आया। एक तो आया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, और दूसरा आपने देखा, वो देखा बैड डेट्स रिकवर्ड का। चलिए, कुछ और कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपका कवर अप हो गया। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी मैंने आपको कवर कर दिया। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि आपने एडवांस में ही पे कर दिया है।
है ना, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है लेकिन आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो वो खर्चे अगले साल में होंगे, तो आज के लिए वो एसेट्स है। जैसे आपको बताया गया यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर एक्स्ट्रा पे कर दिया है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया आपने 1200 रुपया, और पता चला ये कब तक का है, 1 जुलाई को पे किया है, और वो 1 जुलाई को पे किया है तो आपने 1 साल के लिए पे किया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 1 साल के लिए 1200 पे किया तो 3 महीने का एक्स्ट्रा पे हो गया, तो उससे हम खर्चे को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट कर दें। Prepaid insurance account is an asset. It has been debited because it is a representative personal account. तो मैंने आपको बोला भी कि आपका कोई भी एक्सपेंसेस है, अगर वो बाकी रह गया तो आउटस्टैंडिंग, अगर आपने एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। और जैसे ही कोई भी एक्सपेंडिचर के आगे या पीछे आपका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड जुट गया तो ये बन गया पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में भी कैसा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव, किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको भी आप समझ लीजिए, ये ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करेगा, मान लेते हैं सैलरी किसी ना किसी का तो बकाया ही होगा, राम का मोहन का, रेंट भी आपका किसी ना किसी का बकाया होगा, है ना, उस मकान मालिक का नाम लिया जाएगा। तो होप सो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। चलिए एक छोटा छोटा 2-3 और टॉपिक है वो भी डिस्कस कर देते हैं। एक है डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है उसको देख लीजिए। देखिए मान लेते हैं आपका बिजनेस है, और बिजनेस में आपने एक तो स्टॉक तो परचेज किया ही। स्टॉक किसको बोलते हैं, स्टॉक वो होता है जिसको आपने परचेज किया है और आपका इंटेंशन क्या है, रीसेल का, तो वो हो जाता है स्टॉक, या बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं गुड्स। आपका स्टॉक है और गुड्स है, स्टॉक बोलिए या गुड्स बोलिए, आपने परचेज किया है, इंटेंशन है आपका रीसेल के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी आप आइटम परचेज कर सकते हो जिसका आपका इंटेंशन रीसेल का नहीं है, लेकिन उसके बिना आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। जैसे मान लेते हैं आपका शॉप ही है और शॉप में फर्नीचर लगा हुआ है, फर्नीचर हो गया टेबल चेयर, टेबल एंड चेयर। अब टेबल एंड चेयर आपने परचेज कर लिया, तो जैसे ही जब परचेज करोगे तो क्या है, जर्नल एंट्री करोगे आप। मान लेते हैं फर्नीचर को ही आप परचेज करोगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लेते हैं 10,000 का आपने फर्नीचर खरीदा, अब इसको तो आपको बेचना नहीं है, तो जैसे ही नहीं बेचना है तो फर्नीचर आपका हो गया एसेट्स। अब एसेट्स है तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अब संपत्ति जो है ये आपके पास रहेगा तो 1 साल तो नहीं रहेगा, बहुत सारे सालों तक रहेगा। अब मान लेते हैं इसका लाइफ है 10 साल, 10 ईयर। अब 10 साल एसेट्स रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि हर साल इसका 1,000 यूज होगा। अब हर साल जो 1,000 आप यूज करते जाओगे, उसको बुक्स में लिखोगे, कहीं ना कहीं उसको पोस्टिंग करोगे, ये हरास हो रहा है, इसकी वैल्यू में कमी हो रही है। और अगर एक ही साल में भी लिख दें तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एसेट्स ऐसा ये खर्चा है जो कि 1 साल में नहीं हुआ। आपने टेबल चेयर खरीदा तो वो धीरे 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 और सालों में उसका यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्चुअली देखेंगे आप तो ये कह रहा है कि कोई भी आपका एसेट्स जो कि खरीदा हुआ है आपने और जिसका यूज मोर देन वन पीरियड है, लेकिन उसका जो वैल्यू है 10 साल का अगर लाइफ है, तो 10 साल में अगर आप एलोकेट करोगे तो उस एलोकेशन को ही हम करते हैं डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर आपका अलग से चैप्टर भी है, उस पर बहुत सारा डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट के रूप में हम यहाँ पे डिस्कस कर, इट इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज। क्या कर रहा है, परमानेंट और कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना। जो भी वैल्यू ऑफ का एसेट्स है, क्योंकि यूज करोगे तो वैल्यू तो कम होगा, ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पासेस ऑफ टाइम। या तो उसको यूज कर रहे हो या समय बीतते जा रहा है तो पुराना होते जा रहा है, तो उसका वैल्यू आपका कम होते जाएगा। इट इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस दो इट इज नॉट पेड इन कैश, ये कैश में नहीं पे होगा, क्योंकि पे तो आपने कर दिया जब खरीदा था। Depreciation is a nominal account since it is represent a loss and hence is debited. Assets account will be credited the value of
reduced due to depreciation. Journal inventory will be depreciation account debit to assets account. तो depreciation nominal account है, डेबिट कर देंगे, और जिस assets का वैल्यू आपका कम करना है, फर्नीचर आपने खरीदा था 10,000 में 1,000 कम करना है, तो उस फर्नीचर को आप क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री। चलिए, अगर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उससे पहले फिर से हम आपको याद दिला देते हैं कि आपका द कॉमर्स हाउस का जूम ऐप पे जो क्लासेस है वो ऑनलाइन 24 अगस्त 2020 से 6 बजे से 7 बजे तक 12th के लिए, और 7 बजे से 8 बजे तक आपका 11th के लिए चालू होगा। तो व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ पे आप एनरोल करा सकते हो और लाइव क्लासेस का आप आनंद ले सकते हो। आइए, दो कॉन्सेप्ट और है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए, है क्या ये, जो भी प्रोप्राइटर अगर व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो हो सकता है ऐसा प्रोविजन हो कि हम जो पूंजी लगाए हैं व्यवसाय में उस पे हम इंटरेस्ट ले लें। तो जैसे ही वो इंटरेस्ट लेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंडिचर है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या प्रोप्राइटर का कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। लगे हाथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देख लीजिए। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग कुछ और नहीं है, ड्राइंग है आपका जो आप व्यवसाय से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालते हो वो है आपका ड्राइंग। तो उस पर व्यवसाय आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। क्लियर है? चलिए, अब हमको करना क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट पे आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। इसके ऊपर जो बेस एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। 15 नंबर एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करके भी देखिएगा। फिर एक छोटा छोटा और भी कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आज शायद आपके लिए इतना काफ़ी होगा। चलिए, तो आपने आज अकाउंटिंग फॉर 11th में आपने देखा कि बैड डेट्स रिकवर्ड का क्या एंट्री होगा, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं उनको देखा, और साथ साथ आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी निकालना आपने देख लिया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप अगर आप इंटरेस्टेड है कि जूम पे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो 24/8/2020 से आप स्टार्ट कर हो रहा है बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन 23 तारीख तक आप मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे मैसेज करके आप इनरोल करा सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।